अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके साथ जो इंग्लिश की आई है वो भी मैंने अपलोड कर दी, आप लोग ले सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है, यानी दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या लिखा, क़ुव्वत अल इस्लाम, ये जामा मॉस्क्यू है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा, बेगमपुरी मॉस्क्यू, और यहाँ लिखा मोती की मस्जिद और मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली, ठीक है। तो ये इस तरह से 4 मस्जिदें आपको दिखाई गई हैं, ये आपकी बुक में भी होंगी, वहाँ से आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, कलेक्ट सम यूजफुल एंड अदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन related to the period of construction of the above show pictures with the help of your textbook, ठीक है। अब आपको अपने टेक्स्ट बुक की मदद से इन 4 पिक्चर से रिलेटेड कि ये कब बनी, किसने बनाई, किस तरह से बनाई गई, बनाने के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में आपको लिखना है। क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बुक से नहीं करा पाऊँगी, ठीक है। तो अब आपको मैंने हिंट दे दी है कि आप क्या करेंगे, बुक में जब आपको ये खोलेंगे इमेजेस मिल जाएंगी आपको, वहीं जहाँ ये इमेजेस होंगी वहीं आपको इसके बारे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, द अर्लियर दिल्ली सुल्तान, यानी पुराने ज़माने में जो सबसे पहले सल्तनत शुरू हुई उसमें कौन थे, स्पेशली अल्तुतमिश, ठीक है, सबसे पहले थे अल्तुतमिश। फ्लेवर देयर स्पेशल स्लेव रेदर टू appointing asteroids and landed chieftain as governor. They were purchased for military service called bandgan in Persian, ठीक है। अब क्या बोलते हैं ये लोग कि अल्तुतमिश के ज़माने में ये कुछ लोगों को लेके रखते थे, जिसे क्या कहते थे, एक तरह से गवर्नर के तौर पे रखते थे, जिन्हें ये इसीलिए ख़रीदते थे कि आपकी ये मिलिट्री सर्विस कर सके, यानी आर्मी फ़ौज का काम कर सके, और जिसे क्या कहते थे, बंदगान, ठीक है। इसको बंदगान कहते थे, किस में कहते थे, पर्शियन में कहते थे, ठीक है। अब क्या लिखा है, द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदगान एंड ऑल्सो रियलाइज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, ठीक है। अब क्या होता था, देखिए मैं आपको बताऊं, ये लोग तुगलक और जो खिलजी लोग थे ये लोग इन्हें ख़रीद लिया करते थे, who were often their signed to high politics position, और अपने जो उनके लोग हुआ करते थे उनको ऊंची पोजीशन पे रखते थे। they were appointed as a general and a governor, और इसको कैसे, यानी जर्नल, गवर्नर, इनकी पोस्ट पे यानी सबसे हाई पोस्ट देते थे अपने लोगों को, क्योंकि अपने लोग गद्दारी नहीं करते हैं ना। अब क्या लिखा, स्लेव्स एंड साइलेंस were loyal to their master and patron, यानी कि जो ये स्लेव्स और सैल्टन हुआ करते थे, यानी आपके जो ख़रीदे हुए ग़ुलाम हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, अपने मास्टर के प्रति, जो इन्हें ख़रीदता था, जो बादशाह इन्हें ख़रीदता था उसके प्रति तो ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते थे, लॉयल होते थे, ठीक। बट नॉट देयर हेयर्स, यानी लेकिन उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बाद जो बनेगा उसके लिए वो लोग बिल्कुल भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए भी उतने लॉयल हों, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि गद्दार हो जाते थे, लेकिन ये था उतने लॉयल नहीं रहते थे जितने उनके लिए हुआ करते थे। न्यू सुल्तान्स हैड, अब जो न्यू सुल्तान्स बनते थे यानी जो नए सुल्तान होते थे, देयर ऑन सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट खुद बनाते थे, ठीक है, खरीदते थे या नियुक्त करते थे, जैसे भी करते थे। क्यों क्योंकि आपको पता है वो उनके उतने वफादार नहीं होते थे। तो लिखा है एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता था कि द एक्सलेशन ऑफ न्यू मर्चेंट्स ऑफ्टन सी कन्फ्लिक्ट हो जाता था, यानी लड़ाई होने लगती थी, किसमें, बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नॉबिलिटी, यानी जो नया जुट है उसमें और जो पुराना जुट है उसमें, दोनों में लड़ाइयाँ या मतभेद शुरू हो जाते थे। लाइक द अर्लियर सुल्तान, पुराने ज़माने के सुल्तानों की तरह यानी अल्तुतमिश की तरह ही, द खिलजी एंड तुगलक मर्चेंट्स अपाउंड मिलिट्रीज कमांडर एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। अब इन्होंने बोला सेम जैसे अल्तुतमिश थे या उस तरह के और लोग जो करते थे, सेम इन्होंने भी मर्चेंट्स को अपॉइंट करना शुरू करा, किस लिए, मिलिट्री काम के लिए, ठीक है। अब क्या होता था, दिस लैंड वर कॉल्ड इक्ता, और इस जगह को जहाँ के लिए वो उसे नियुक्त करते थे उसको क्या कहता था, इक्ता, एंड देयर होल्डर कॉल्ड वॉज इक्तदार और मुक्ति, और जो इक्ता होते थे, जो जगह इसका जो हेड होता था उसको क्या कहते थे, या तो इक्तदार कहते थे या मुक्ति कहते थे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, ये पूरा एक एरिया है, ठीक है, इसका हेड जो है वो है बादशाह। अब देखिए ये छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ है, ये कुछ 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 है, ठीक। अब बादशाह तो इस जगह पे है, अब वो हर किसी की कमियों को, हर किसी की परेशानियों को
नहीं समझ सकता। तो वो क्या करता था, इन सब के लिए एक अलग अलग लोगों को नियुक्त कर देता था कि आप यहाँ के हैं, यहाँ का ख्याल रखना, यहाँ के लोगों का ख्याल रखना, यहाँ से पैसे लेना, सब काम आपका। तो ऐसे सबका अलग होता था और ये सब आके क्या करते थे, बादशाह को रिपोर्टिंग करते थे कि बादशाह साहब हमने यहाँ से इतना लिया। और इसके बीच में ना ये अपना भी पेट भरते थे, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो लिया वो ला के बादशाह को दे दिया, ये अपने पास भी रखते थे। और इसको मैंने और अच्छे से आपकी पिछली वर्कशीट में मेंशन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को। अगर आपको कोई कमी है तो आप लोग इससे पहले यानी वर्कशीट नंबर 10 को देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा कहने का रीज़न ये है कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अभी फ़िलहाल तो कोई एग्ज़ाम की इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जब भी आएंगे एग्ज़ाम्स तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके वर्कशीट से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो आप लोग हाथ के हाथ वर्कशीट को समझें अच्छे से और इसे लर्न करते चलें। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको लर्न करने में कितना टाइम लगेगा, हद से हद 1 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये 1 घंटे में याद कर लिया डेली तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा फिर। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज। अब ये मुक्तीज जो थे इनकी क्या ड्यूटी थी, लिखा वॉज लीड मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि जो मिलिट्री के पूरा होता था उसको वो करते थे, लीड करते थे, उन्हें समझाते थे। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स इन देयर इक्ताज, और अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम और कानूनों को बना के रखते थे इन एक्सचेंज फॉर दियर मिलिट्री सर्विस, और अपनी इस मिलिट्री सर्विस के बदले में मुख्ताज कलेक्ट द रिन्यूज़, और वो इससे रिन्यूज़ लेते थे यानी कि ऑफ दियर अरेंजमेंट्स असिस्मेंट और एज अ सैलरी, और ऐसे मानते थे और इसी से वो लोग सैलरी का जुगाड़ करते थे। अब ये जो रिन्यूज़ लिखा है ना, इसका मतलब होता है टैक्सेस, ठीक है, वो उससे टैक्स वसूलते थे और ये कहते थे कि ये तुम्हारे चार्जेस हैं, हम तुम्हें मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं ना, इसका ये चार्जेस है। दे ऑल्सो पेड दियर सोल्डर फ्रॉम द दिस रिन्यूज़, और इसी से वो उनकी सैलरी को पे करते थे। जो उनके और लोग, भाई हेड तो ये है ना, अब अकेला तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो बाकी लोग उसका काम करते थे, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह वो यहाँ से देते थे। अब आगे क्या लिखा है, कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ देयर ऑफिसर वॉज नॉट इनहेबिटेड and if they were arranged iqtas for a short period of time before begin shift, these highest condition of service were regularly improved during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। अब देखिए क्या बोलते हैं कि इन लोगों को, ये जो मुक्तीज़ बनाए जाते थे, इनको लंबे समय के लिए एक जगह पे नहीं रखा जाता था। उसका रीज़न ये था कि अगर ये एक जगह पे लंबे समय तक रहेंगे तो ये अपनी ताकत को बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, और बादशाह को डर था कहीं अपनी ताकत को इतना बड़ा करने के बाद मेरे ऊपर ही हमला ना कर दे, ठीक है, इसीलिए ये उसकी जगहों को बदलते रहते थे। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंडर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्ट ऑफ लैंड रिन्यूज़ अंडर इट ऑन कंट्रोल, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अभी यहाँ पे सब मुक्तीज़ के हाथ में था, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब अपने हाथ में ले लिया। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टेन to live taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes, यानी एक तो जो आपके ये इक़्तिदार और मुक्ति थे, इनसे एक तो ये चीज़ छीन ली गई कि आप टैक्स नहीं लेंगे अब, और उल्टा इनके ऊपर डाला गया कि आप अब खुद टैक्स देंगे। अभी तक ये लोग टैक्स नहीं देते थे, अब इनसे कहा गया आप टैक्स देंगे। There were 3 types of taxes, हमारे पास 3 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। नंबर 1 on collective called खराज and amounting to about 50% of peasants products, यानी कि जो आपकी अनाज था, जो भी खेती बाड़ी से आपको मिल रहा था किसान को, उसका लगभग 50% होता था, जिसे खिराज कहा जाता था। यानी एक किसान ने इतने बड़े एरिया में खेती करी, उसने इसमें जो भी उगाया, मान लो 100% इसने पूरा भर के इसे उगाया, इसका आधा यानी 50% वो अपने पास रखेगा और बाकी का 50% बादशाह को दे देगा। अब जिसने अपने पास रखा है, चाहे वो खाए चाहे वो बेचे, बादशाह को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आधा 50% है वो बादशाह उससे अपने लिए ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑन कैटल्स, यानी जो जानवर वगैरह होते थे ना, मवेशी, उनके ऊपर भी टैक्स लगने लगा और घर के ऊपर भी लगने लगा, जैसा कि हाउस टैक्स तो आप लोग आज भी जानते हैं, हम लोग देते हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ यू वर एन इक़्तिदार इन सल्तनत पीरियड विच ड्यूटीज़ वुड यू हैड टू परफॉर्म, यानी यदि आप
इक़्तिदार होते सल्तनत पीरियड में, तो आपको कौन कौन से काम अंजाम देना पड़ते, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने पड़ते। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ़ वी वर इक़्तिदार इन द सल्तनत पीरियड, अगर मैं इक़्तिदार होता सल्तनत पीरियड में। अब पहले आप लोग ये बताइए इक़्तिदार क्या था। इक़्तिदार उन्हें कहा जाता था जो उस जगह पे एक जगह के लिए नियुक्त किए जाते थे, वहाँ की सैनिक शक्तियों को देखना, कर वसूलना, वहाँ पे ख्याल रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो, नियम और कानून को बनाए रखना, ये सब किसका काम था, इक़्तिदार का। अब अगर हम इक़्तिदार होते तो हमें भी यही काम करना पड़ता। तो सेम मैंने ये आंसर लिखा, वी शुड डू ऑल्सो डू द सेम थिंग, मुझे भी सेम वही काम करना पड़ता। लाइक जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ दिस स्टेट, अपने स्टेट का ख्याल रखना पड़ता, कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करना पड़ता है, एंड टेकिंग केयर ऑफ द आर्मी टू, और सेना का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा आप आगे लिख सकते हैं कि नियम और कानून को भी बनाए रखना पड़ता। बाकी यहाँ तक आंसर भी आपका बिल्कुल सफिशिएंट है, तो आप लोग इतना लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो टैक्स को डिवाइड किया गया था, या जो उसके फीचर्स यानी उसकी जो अच्छाइयाँ थी, उसकी जो विशेषताएं थी, वो क्या थी, किस टाइप का टैक्स लिया जाता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें आप यहाँ से पहला लिखेंगे कि एक जो था वो कल्चरेटिव था, यानी कि जो आपका खिराज कहा जाता था, खाने के ऊपर लगता था ना, जो मतलब जितना उसने उगाया किसान ने, उसका 50% वो ले लेते थे। दूसरा कैटल था, यानी कि जानवरों पे लगता था, और तीसरा जो था वो आपका घर का था, यानी हाउस टैक्स था। तो आप तीनों लिख देंगे। चलिए तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।